Okay, so students, in last class we discussed about percentages. NTSC के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था. अभी तक हमने एवरेजेस कर लिया है, रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया है. ठीक है, एवरेजेस के 2 लेक्चर हो चुके थे, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 लेक्चर हो चुका है, देन परसेंटेजेस का ये 2nd लेक्चर होने वाला है. इसके अलावा सैटरडेज को आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला क्लासेस भी चल रहा है. इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे थे. फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज, जहां पे हम बिना पेन पेपर के, मान लो किसी नंबर का 30% निकालना है, 35% निकालना है, ये सब हम कैलकुलेट कर रहे थे. सेकंड हमारा था रेशियो वैल्यूज को याद रखना. सेकंड था रेशियो वैल्यूज को याद रखना. ठीक है, रेशियो वैल्यूज में क्या था कि कोई एक परसेंटेज के लिए रेशियो हम याद रखते थे जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए. जैसे कि 50% किसी का निकालना होता तो हम हाफ निकालते थे. ठीक उसी तरीके से अगर 12.5% कैलकुलेट करना है किसी का, तो हम लोग उसका एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अखिलेश, रॉन्ग प्लेस टू आस्क द क्वेश्चन. जो आपने सवाल पूछा है वो मैथ्स की क्लास में पूछना है, जो हम 4:30 बजे लेंगे. सो बढ़ते हैं हम लोग. 2 कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था और ये आज हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट. थर्ड कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सा सवाल है. हाउ डू यू सॉल्व 62% ऑफ 150? 150 का 62% अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हम उधर स्प्लिटिंग लगाएंगे? 60% प्लस 2% में, क्योंकि 60% कैलकुलेट करने के लिए हम कहीं ना कहीं पहले 10% को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको 6 गुना करेंगे और फिर हम लोग 2% कैलकुलेट करने के लिए पहले 1% कैलकुलेट करेंगे नंबर का और फिर उसको डबल करेंगे. राइट, तो ये एक तरीका था 62% कैलकुलेट करने का. यहां पे हम यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है. राइट, बट आई विल नॉट बी डूइंग दिस. मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा. क्यों नहीं प्रेफर करूंगा? उसके लिए एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए. A percentage of B can be written as B percentage of A, yes or no? क्या बोलते हो? सोच के बताओ तो यार. A percentage of B को क्या मैं B percentage of A कह सकता हूं? सबको का जवाब चाहिए. यहां पे कोई भी नंबर है, अगर हम उसमें A परसेंटेज ऑफ B कर रहे हैं और B परसेंटेज ऑफ A, एक बार कॉपी में करो तो कैलकुलेट करो तो A परसेंटेज ऑफ B का मतलब क्या होता? एक बार कॉपी में कैलकुलेट करो, वहां पे सीखोगे. एक काम करो, अपन को यस नो का ऑप्शन है ना, जितने लोगों को लगता है यस, यस पे क्लिक करो. जितने लोगों को लगता है इसका आंसर है नो, नो पे क्लिक करो, ताकि वहां पे सबको दिखेगा कितने यस है कितने नो है. ओके, तो मेजोरिटी आप देख सकते हो, मेजोरिटी ने फिलहाल यस पे क्लिक किया हुआ है. राइट, 27 लोगों ने यस पे क्लिक किया हुआ है, 4 लोगों ने नो पे क्लिक किया हुआ है और बाकी लोग सो रहे हैं. बाकी लोगों को यस या नो क्लिक करना नहीं आता. Apurva, I just asked, A percentage of B can be written as B percentage of A. Yes or no? सिंपल सा सवाल है, yes or no? Yes, right. चलो इसका प्रूफ देख लो. LHS में क्या था स्टूडेंट्स? A परसेंटेज ऑफ B था. A परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है. राइट, तो ये A परसेंटेज ऑफ B यहां पे जब देखोगे तो ये हो जाएगा A by 100. A परसेंटेज का मतलब A by 100, ऑफ का मतलब इनटू का साइन, B. यहां पे जब हम इस साइड देखें B परसेंटेज ऑफ A, तो दैट इज B by 100, B by 100 टाइम्स A. ठीक है, तो पहला था A by 100 टाइम्स B, दूसरा था B by 100 टाइम्स A. ठीक है,
सो फाइनली अगर हम दोनों केस में देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, AB/100 बन रहा है, सेकेंड केस में क्या बन रहा है, BA/100 बन रहा है। अब BA/100 और AB/100 अलग अलग थोड़ी होंगे, आप चाहे 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 बनाओ या 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 बनाओ, वैल्यू तो 10 ही रहती है उधर। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज क्या देखी कि A% को B% लिखा जा सकता है, लेकिन ये लिखेंगे कहां पे, क्यों लिखेंगे? जैसे कि आपको ये सवाल दिया गया था 62% ऑफ 150 का 62% कैलकुलेट करने के लिए अगर आप वहां पे लगाओ 150% ऑफ 62, तो ये ज्यादा आसान नहीं होगा क्या? क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज को ब्रेक करना आखिरी क्लास में सीखा हुआ है, और 150% को ब्रेक करना बड़ा आसान है। 150% को ब्रेक करना बड़ा आसान है। 150% को क्या लिखेंगे हम लोग, हम इसको लिख देंगे 100% प्लस 50%। किसमें ब्रेक कर दोगे इसको, 100% प्लस 50% में ब्रेक कर दोगे। गेटिंग दिस आइडिया? तो उससे क्या होगा, किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं, हम देख रहे थे 62 का, 62 का, तो 62 का 100% क्या होगा, 62 ही होगा। और अगर 62 का 100% 62 है तो उसका 50% कितना होगा, हाफ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 62 प्लस 31 लिखा गया है। 62 प्लस 31 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 93, वो हो जाएगा 93। अच्छा, क्यों किया हमने स्प्लिटिंग? Why should we interchange 62 and 150? Because splitting 150 is easier than splitting 62. 150% किसी नंबर का कैलकुलेट करना आपके लिए हमेशा इजी होने वाला है एज कंपेयर टू 62% निकालना। ठीक है, सो whenever the right hand side is easier, interchange the values। तो जब भी मान लो हमको कहीं पे A% ऑफ B निकालना है और आप अगर देख रहे हो कि B% ऑफ A निकालना ज्यादा आसान है, आप वो फॉलो करो, क्या दिक्कत है उसमें, राइट? और स्पेशली वो कहां पे फॉलो करना चाहिए, अगर आपको सेकंड वाले नंबर का रेशियो पता है। जैसे एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दिया है 40% और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई भी पेन और बिना पेन और पेपर के यूज सॉल्व करेगा, कैलकुलेटर तो बिल्कुल नहीं। 44% ऑफ 12.5, 44% ऑफ 12.5 कैलकुलेट करना है। चैट बॉक्स में आंसर बताइए। %44 ऑफ 12.5, करेक्ट, अपूर्व करेक्ट, तरनजोत करेक्ट, अनुभव करेक्ट, मिष्टी सही है, आकाश करेक्ट, साहिल करेक्ट, वेरी गुड, मृत्युंजय गलत, राहुल करेक्ट, युवराज थोड़ी सी गलती है, 5.4 नहीं होगा, कंगना सही है, मृत्युंजय नाउ इट्स करेक्ट, नैन्सी करेक्ट, रश्मि करेक्ट, आकाश अनंत सही है, अमृत कुमार गलत, अखिलेश करेक्ट, अंशु करेक्ट, रोशनी करेक्ट, पिंकी करेक्ट, वेरी गुड, अभिनव, अदिति सही है, टॉफिक 22 नहीं हो सकता, टॉफिक हम साढ़े 12 रुपए का अगर 44% कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू तो 12.5 से कम ही आएगी ना। ओके, तो अब यहाँ पे 44% को स्प्लिट किया जा सकता था 40% प्लस 4% में, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हो 12.5% ऑफ 44, 12.5% ऑफ 44, ये ज्यादा आसान है। कैसे ज्यादा आसान है, तो एक बार अपन अगर लास्ट क्लास वाली फाइल पे दोबारा चले, हाँ ये देखो 12.5% का रेशियो क्या है, 1/8। तो इस रेशियो को मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आपको ये
देखने को मिलता है, राइट। सो इसको अब अपन यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? 12.5% का मतलब हो जाएगा 1/8। 1/8 ऑफ 44, तो 44 को 8 से डिवाइड करना था। 80 8 5 से 40 हुआ, फिर पॉइंट आएगा, फिर 40 बन जाएगा ये, तो 5.5 हो गया, 5.5 हो गया। ठीक है, फराज, दिव्यांशु, निहारिका करेक्ट नाउ, रागिनी, शुभम 2 सब सही है। चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सवाल कीजिए। पोल लॉन्च कर रहा हूं, 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। पोल आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। चार लोगों ने मार्क किया, ये ऑप्शन ए बी सी डी, सबने एक एक ऑप्शन मार्क किया। अबे सॉल्व करो अच्छे से, जय माता दी नहीं करना है। 20 सेकेंड हो चुका है, 30 सेकेंड होने वाले हैं। चलो मैं 10 सेकेंड और ऐड कर रहा हूं, 40 पे एंड करूंगा। फाइनल 45 पे एंड होने वाला है और एंडिंग। रिजल्ट शेयर करता हूं, 26 लोगों ने वोट किया था, सबके स्क्रीन पे अभी रिजल्ट दिख रहा होगा। 26 में से 21 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, एक ने ऑप्शन बी, 2 ने ऑप्शन ए और 2 ने ऑप्शन डी मार्क किया है, तो फाइनली 21 लोग हैं। अब चलो इसका सॉल्यूशन देखा जाए। तो 80 ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है, नहीं रखा है इधर क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम 250% ऑफ 84 कैलकुलेट करेंगे। अब 250% को ब्रेक करना कितना आसान है, 100% प्लस 100%, ऐसे सोच सकते हैं, प्लस 50%, राइट। अच्छा 100% कितना होगा? 100% किसी नंबर का नंबर इटसेल्फ, यहां पे भी नंबर इटसेल्फ, और यहां पे 50% मतलब आधा, ऐड किया 210 आएगा। ठीक है, क्यों किया हमने? क्योंकि 250% निकालना बड़ा आसान था। 250% का अगर आप रेशियो भी देखोगे तो रेशियो बनता है 5/2। ठीक है, 5/2 बनता है। अगला सवाल, इस बार तो 30 सेकेंड पक्का है। पोल लॉन्च कर दिया मैंने दोबारा से, सेम लॉजिक है गाइस। गाइस 30 seconds are about to get over, I'll have to end here, तभी आप लोगों को पता चलेगा। डन, 30 seconds हो गए थे, मैंने एंड किया। 21 लोगों ने वोट किया, रिजल्ट्स देखो सबको। 16 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 2 ने ऑप्शन सी और 3 ने ऑप्शन डी। गाइस 30 सेकेंड्स क्यों दे रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चंस के दौरान आपके सामने एक क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे आपको ये कैलकुलेट करना है, ये तो किसी क्वेश्चन के दौरान कैलकुलेशन में आएगा। याद रखना इस चीज को। आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस। कितने टाइम में सॉल्व करना होता है एनटीएससी में उसे? 120 मिनट। तो रेशियो निकालोगे अगर एक क्वेश्चन का, यूनिटरी मेथड 120/100, इसको हमेशा याद रखना। 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन, मतलब कितना हुआ टाइम? 1.2 करोगे तो 72 सेकेंड्स पर क्वेश्चन का एवरेज निकलेगा। क्या अब हम हर क्वेश्चन में 72 सेकेंड्स का टाइम देंगे? नहीं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिंपल देखते ही आप आंसर कर दोगे 10-15 सेकेंड के अंदर, तो कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें 1.5-2 मिनट का भी टाइम लगेगा। तो अब ये क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर करो, क्योंकि आपको ये कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, किसी सवाल के बीच में ये इंक्लूडेड होगा। तो हम खाली उसी में 1 मिनट का टाइम लगा देंगे क्या? नहीं ना, क्वेश्चन पढ़ना होगा, उधर इक्वेशन बनाना होगा, फिर इसको सॉल्व करना होगा। तो पूरा प्रोसेस हम 1-1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, आप 2 मिनट सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन पे खर्च कर सकते हो पूरे पेपर में, इससे ज्यादा पे तो हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है। ओएमआर शीट भरने में टाइम लग जाता है, ये लग जाता है, वो लग जाता है, ये सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ओएमआर शीट भराया जा रहा है
और आपके दोस्त को वो पूछा जा रहा है बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन मार्क करे, ये आप सॉल्व करते रहो, मैं मार्क करते रहूंगा, सबको सेम करना होता है, राइट। चलो, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कि मेनली जो परसेंटेज के एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही चीज लिखी हुई है, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच कम फ्रॉम परसेंटेजेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो एकदम बेसिक सवालों के पॉइंट से देखें, मतलब अल्टीमेटली अगर सवाल देखोगे तो इन 4 में से कोई एक होता है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन का आंसर चाहिए। 72% ऑफ 90 को क्या लिखा जा सकता था? 90% ऑफ 72। 90% को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो गए। एक, अप्रोच 1, आपने क्या किया, 100% में से 10% सब्ट्रैक्ट किया। 100% किसी भी नंबर का क्या होता है, नंबर खुद, और 10% कितना होगा, 10% हो जाएगा 7.2। यस पिंकी? सर ये सर ऐसे करने पर सर 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 64 पॉइंट समथिंग क्या, प्रॉपर बोलना पड़ेगा, नन ऑप्शन में नन है। और पिंकी तुम लास्ट कुछ टाइम से क्लासेस वगैरह ना के बराबर करने लग गई हो, क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स की क्लास में मैं बात करता हूँ, लगभग 2 हफ्ते से तुम ऑलमोस्ट ईद का चांद वाला हिसाब हो गया। नेक्स्ट, अप्रोच नंबर 2। ये तो हो गया अप्रोच नंबर 1 गाइस, जहां पे हमने 100% में से 10% को माइनस किया। 100% में से 10% को माइनस किया। 100% 72, 10% 7.2। 10% कैसे निकालते सब सिखाया हुआ है लास्ट क्लास में। तो 72 माइनस 7.2 बन गया 64.8। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था? दूसरा अप्रोच हो सकता था कि 90% को आपने 10% का 9 गुना कर दिया। 90% को आपने 10% का 9 गुना कर दिया। तो 10% 72 का कितना है, 7.2 है। 7.2 का 9 टाइम्स कर रहे हो। अब आपको ये कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं दिक्कत होनी चाहिए? बिकॉज इस 7.2 को कैसे लिखा जा सकता है? 7.2 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 0.2। मतलब 7.2 को ब्रेक कर दिया 7 प्लस 0.2 में। 9 7 तक कितना हो गया, 63 हो गया। 9 टू द 18 होता है, तो 9 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। तो 63 प्लस 1.8 कितना बन गया, 64.8 बन गया। तो ये हमारा दूसरा अप्रोच हो सकता था। ये हमारा दूसरा अप्रोच हो सकता था। यह शुभम सर इसको डायरेक्ट सर 72/100 into 90 नहीं लिख सकते थे? शुभम, हमने शॉर्टकट्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं और हम उन शॉर्टकट्स को अप्लाई कर रहे हैं। और मान लो कि यहाँ पे 100/90 किए हो आप, एक पॉइंट पे मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हो। यस सर। 72 into 9 तो कैलकुलेट किए ही हो। और हमने लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड नहीं किया है या रिकॉर्डिंग नहीं देखी हो, एक बार उसको गो थ्रू करना तो थोड़ा सा हेल्प होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से कैसे बचे और चीजों को हम बिना पेन और पेपर के कैलकुलेट करें। बिना पेन और पेपर के कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन से दूर भागना होगा। हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे छोटे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में या फिर एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अब देखो तो ये 100% माइनस 10% वाला फंडा, आई थिंक ये तो सबसे आसान तरीका था। क्योंकि यस सर। हम मल्टीप्लिकेशन से बच गए और हमें एडिशन में सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें हमारी स्पीड ज्यादा अच्छी है, राइट। तो यस इस तरीके से पिछली क्लास में 2 टेक्निक्स हमने डिस्कस किए थे, एक बार उनको काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा। यस सर, कर लेंगे आज। हाँ, मैं यहां बात कर रहा था कि कोई भी जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली वो 4 कैटेगरीज में आते हैं। कैटेगरीज क्या है, तो मान लो कि एक है ए, मान लो कि 2 लोग थे ए और बी, ए के पास 50 रुपए है, बी के पास 40 रुपए है। तो मेनली लास्ट में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, हम कंपैरिजन ही करते हैं, परसेंटेज के हर क्वेश्चन में कंपैरिजन होता है। तो किस तरीके के कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन होगा, पहला और दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। पहला क्वेश्चन पूछा है ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो इसको ऐसे समझो, ए के पास जो रुपए है वो बी का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है। दूसरा सवाल, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, बी के पास जो पैसे है वो ए का कितना प्रतिशत है। तीसरा, अच्छा पहले बात करते हैं 1 और 2 का, पहले बात करते हैं 1 और 2 का। तो देखिए गाइस, जो भी परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कंपैरिजन वाले होते हैं, अल्टीमेटली हम हर जगह पे यही कर रहे होते हैं।
एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, इंटू 100 होता है। तो हमको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर में क्या जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा। तो न्यूमरेटर में जाता है व्हाट वी कंपेयर, आप जिस चीज को कंपेयर करते हो उस चीज को न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में होता है टू हुम और विच वैल्यू वी कंपेयर, किससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उस वैल्यू को रखते हैं डिनोमिनेटर में, जिसको कंपेयर किया जाता है उसको रखते हो आप न्यूमरेटर में। ठीक है, ध्यान रखना, जिससे कंपेयर किया जाता है वो जाता है डिनोमिनेटर पे, और जिसको कंपेयर कर रहे हो वो जाता है न्यूमरेटर में। तो अगर हम पहला सवाल देखें, तो मैं अगर किसी से मैं चाहूंगा कि लोग हैंड रेस करके बताएं, A is what % of B। तो सबसे पहला सवाल है, इधर आप क्या कंपेयर कर रहे हो, कौन बताना चाहेगा? A is what % of B, क्या कंपेयर कर रहे हैं? शुभम ने हैंड रेस किया है जी। शुभम सर ए का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक एग्जैक्टली ए का कंपैरिजन, ए के पास जो भी वैल्यू है, जैसे 50 रुपए मान रखे, तो ए के पैसे को हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो व्हाट % ऑफ बी, व्हाट % ऑफ बी का मतलब बी से कंपेयर कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो उस हिसाब से आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में ए आएगा, डिनोमिनेटर में बी आएगा। ए डिवाइडेड बाई बी इंटू 100 किया तो आ गया 125%। कैसे आया? ए का वैल्यू था 50, बी का वैल्यू था 40, तो ऊपर 50 नीचे 40 इंटू 100, तो दोनों जगह से एक एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये 4 इधर कैंसिल करेगा तो 25 आ गया, 25 इंटू 5 125% बन गया। सेकेंड, बी इज व्हाट % ऑफ ए। अब यहां पे क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स हम, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो किसको कंपेयर किया जा रहा है? बी की वैल्यू को। किससे कंपेयर किया जा रहा है? ए की वैल्यू को। तो अब अगर हम वैल्यूज की बात करें तो न्यूमरेटर में बी की वैल्यू लिखी जाएगी क्योंकि उससे कंपेयर किया जा रहा है, डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू आएगी बिकॉज ए से कंपेयर हो रहा था। तो अब अगर हम न्यूमरेटर में ए की वैल्यू रखे, सॉरी न्यूमरेटर में बी की वैल्यू रखे, तो 40 रुपए ऊपर 50 रुपए नीचे इंटू 100, अगेन एक एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, ये 5 इसको कैंसिल करेगा, 100/5 हुआ 20, और 20 इंटू 4 बन गया 80, तो ये हो गया मेरा 80%, 80%। नेक्स्ट, पहला दो में जनरली लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लोग फंसते हैं थर्ड या फोर्थ वाले में। ए इज व्हाट % मोर देन बी, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? ए इज व्हाट % मोर देन बी, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? पिंकी ने सबसे पहले हैंड रेस किया इस क्वेश्चन में। यस पिंकी बताओ। सर ये जो है बी से कितना % ज्यादा है? ए जो है बी से कितना % ज्यादा है, तो आप कंपैरिजन किस चीज की करना चाहते हो? आपने तो वो स्टेटमेंट सही बताया, आप ए यहाँ का पे बी से कर रहा है। नहीं, ए का बी से बोलना गलत होगा, वो तो ए इज व्हाट % ऑफ बी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है स्टेटमेंट में। अपूर्वा ने सेकेंड हैंड रेस किया, अपूर्वा बताओ। सर इसमें परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है ए का बी से। एग्जैक्टली, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, मतलब ए का वैल्यू बी से ज्यादा है ना, ए के पास 50 रुपए, बी के पास 40 रुपए है, तो पूछ क्या रहा है? ए इज व्हाट % मोर देन बी का मतलब हुआ ए के पास जो पैसे है वो बी से कितने % ज्यादा है। पहला क्या था? ओवरऑल वैल्यू की बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरे में क्या है? दूसरे में कितना ज्यादा है उस पर बात हो रही है। तो डिफरेंस, ए के पास जैसे 50 रुपए है, बी के पास 40 रुपए, तो ए के पास कितने ज्यादा है? एक्चुअल वैल्यू कितनी ज्यादा है? 10 रुपए ज्यादा है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है उसके पास, ये बी का कितना % है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए और बी का जो डिफरेंस है, इस बार ए के पास जो ज्यादा पैसे, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो बी का कितना % है? तो इस बार हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? व्हाट वी कंपेयर? वी कंपेयर द डिफरेंस। To whom are we comparing? We are comparing with respect to B. That is why in the numerator what will come? A minus B will come. In the denominator किससे कंपेयर कर रहे थे? B से कंपेयर कर रहे थे. That is why B is in the denominator. So now it is A minus B divided by B into 100. अब A minus B करोगे स्टूडेंट्स तो 50 minus 40 divided by 40 into 100 होगा,
तो वो कितना बना 10। ध्यान रखिएगा यहां पे जनरली गलती क्या होती है स्टूडेंट से, गलती होती है कि वो ए को लिख देते हैं, वो लिख देते हैं ए को, लेकिन यहां पे क्या है कितना ज्यादा है उससे उस पे बात हो रही है, कितना ज्यादा है उसका परसेंटेज पे बात हो रहा है। तो 10/40 इंटू 100, 0 0 कटा 4 इसको कैंसिल किया 25, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 25%। नेक्स्ट, बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा गया है, राइट। तो अभी भी आप किसको कंपेयर कर रहे हो, अभी भी आप किसको कंपेयर कर रहे हो, आप डिफरेंस को ही देख रहे हो। बी के पास कितने कम थे, 10 रुपए कम थे। आपको देखना है कि जो बी के पास जो 10 रुपए कम है, ये 10 रुपए ए का कितना प्रतिशत है। तो इस बार कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में आप सेम चीज कंपेयर कर रहे थे, डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में बी के रेस्पेक्ट में हो रहा था, बी से कंपेयर किया जा रहा था, और क्वेश्चन नंबर 4 में ए से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a इंटू 100, वैल्यू पुट करोगे तो वो आएगा 20%, वो आएगा 20%। बोलो बात समझ में आ रही है। सबसे पहला यही सवाल होते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस है, या तो डायरेक्टली कंपेयर करना होता है या डिफरेंस कंपेयर करना होता है, समझना पड़ेगा आपको। ये शुभम सर 3 नंबर सर था, फिर से बताइए। 3 नंबर आपने क्या समझा एक बार वो बताओ तो। सर हम ये समझे जो बी का कंपैरिजन हो रहा है कितना वो ज्यादा है। हाँ तो अब जैसे कि ऊपर वाला वैल्यू में क्या था, जैसे ऐसे बात समझो कि आपके पास 1 लाख रुपए की जायदाद है, यस और आपके दोस्त के पास 1.5 लाख रुपए की जायदाद है, ठीक है। तो आपका दोस्त आपसे दो तरीके से ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, वो बोलेगा, एक तो सीधा साधा बोल दे कि मेरे पास जो जायदाद है वो तेरे जायदाद से 50,000 रुपए ज्यादा है, उसकी वैल्यू 50,000 रुपए ज्यादा है। ये तो हो गया एक्चुअल वर्ड्स में। अब अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाओगे तो वो क्या बोलेगा कि तेरे पास 1 लाख रुपए की जायदाद है, मेरे पास 1.5 लाख रुपए की जायदाद है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी और तेरे प्रॉपर्टी का कितना गुना है, 150% है। तो जब बोला जाएगा तुम्हारे प्रॉपर्टी का 150% है, तो 150% ऑफ योर प्रॉपर्टी। अब योर प्रॉपर्टी वाज ऑफ 1 लाख, तो अगर आप 150% 1 लाख का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 150% मतलब 150/100 इंटू 1 लाख। तो ये आपको 1.5 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जब वो आपको ये बताना चाहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू का सीधा कंपैरिजन हुआ है। लेकिन जब बोला जाएगा a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, तो वहां पे डिफरेंस की बात होती है, कितना ज्यादा है। यहाँ पे क्या था, होल नंबर डायरेक्टली डबल ट्रिपल इस तरीके से बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जाएगा, जैसे बोला ना 50,000 रुपए ज्यादा है, उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 50,000 रुपए 1 लाख पे देखा जाएगा तो कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा, 50% ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस पे देखा जाएगा। बस यही ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में लिखोगे क्या कंपेयर कर रहे हो। तो ऊपर वाले केस में सीधा ए की वैल्यू कंपेयर हो रही थी, नीचे वाले में ए माइनस बी कंपेयर हो रहा है, ए और बी का जो डिफरेंस है। और डिनोमिनेटर में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है न्यूमरेटर में। इसी को याद रखना है, न्यूमरेटर में जाएगा व्हाट वी कंपेयर, और डिनोमिनेटर में टू whom और विच वैल्यू वी कंपेयर, ठीक है। यस सर। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज क्या हो सकता है। तो मान लो कि आज आपके 10 आपके पास आपकी बुक्स की दुकान है, आज के दिन में आपने 10 बुक्स बेचे, कल के दिन में आपने 9 बुक्स बेचे, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। आज के दिन में आपने आज का जो टेस्ट हुआ था उसमें आपने 30 में से 20 नंबर लाए, कल वाली टेस्ट में आपने 30 में से 22 नंबर ले आए, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। आज आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है महीने की 50,000 रुपए, 1 साल बाद आपको इंक्रीमेंट मिला, वो बन गया 60,000 रुपए, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ। तो ये सिचुएशंस बनते हैं परसेंटेज चेंज का। अब परसेंटेज चेंज का जब बात कर रहे हैं तो दो किस्म की चीजें परसेंटेज चेंज होती है। एक परसेंटेज इंक्रीज, जहां पे इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू छोटा है, ठीक है,
दूसरा होता है परसेंटेज डिक्रीज, जहां पे वैल्यू घटा है और उधर परसेंटेज डिक्रीज हम निकालते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल, लेट्स से यू हैव अ फैक्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस 20 कार्स इन ईयर 1 and 25 कार्स इन ईयर 2। तो मान लो कि आपके पास एक फैक्ट्री थी जिसने पहले साल में 20 कार प्रोड्यूस की और दूसरे साल में 25 कारें प्रोड्यूस की। सवाल है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द सेकेंड ईयर। पहले साल से दूसरे साल में गए हैं तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ आपके प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक कंपैरिजन है। तो जो हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट सीखा था अभी, उसका यूज यहाँ पे बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, व्हाट वी कंपेयर, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टू हुम वी कंपेयर। तो अगर आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि पिछले साल से इस साल में कितना प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ा है, तो मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं कि जो ज्यादा गाड़ियां, कितनी गाड़ियां बढ़ी हैं इस बार। तो पहले 20 थी, इस बार 25 है, तो 5 गाड़ियां बढ़ी है। तो व्हाट इज द इंक्रीज, व्हाट इज द इंक्रीज, द इंक्रीज इज 5। कहां से इंक्रीज कैलकुलेट किया जा रहा है, ये इंक्रीज कहां से कैलकुलेट किया जा रहा था, तो 20 गाड़ियों से कैलकुलेट किया जा रहा था। तो 5 गाड़ी का इंक्रीज हुआ है 20 गाड़ियों पे। तो अगर हम वही फंडा लगाएंगे तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना आता, हमारा परसेंटेज इंक्रीज आता 5/20 इंटू 100, जो कि कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा, जो कि 25% बन जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था, मतलब इसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि पहले साल में 20 गाड़ियां प्रोड्यूस की थी और दूसरे साल में 25 गाड़ियां प्रोड्यूस की थी, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम द सेकेंड ईयर टू द फर्स्ट ईयर। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम द सेकेंड ईयर टू द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में वैल्यू ज्यादा था, फर्स्ट ईयर में वैल्यू कम था, वैल्यू घटा है उस हिसाब से। तो उधर अगर वैसे कंपैरिजन देखेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज आएगा, वहां पे परसेंटेज डिक्रीज आएगा। अब वहां पे परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए आपको पहले क्या देखना है, एक्चुअल डिक्रीज कितना हुआ है, एक्चुअल डिक्रीज कितना हुआ है। तो 25 से 20 पे है तो एक्चुअल डिक्रीज है 5 गाड़ियों का। लेकिन अब आप कंपैरिजन कहां कर रहे हो, तो ये देखो वर्ड फ्रॉम सेकेंड ईयर टू फर्स्ट ईयर। तो जब सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर पे जा रहे हो तो आपकी कंपैरिजन कहां से हो रही है, आपकी कंपैरिजन सेकेंड ईयर से हो रही थी। तो इसीलिए आप कहां से देखोगे, 25 से देखोगे ना। और जब परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करोगे तो व्हाट वी कंपेयर, वी आर कंपेयरिंग 5। To whom are we comparing? We are comparing with 25. So 5 upon 25 into 100, that will give you 20%. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आएंगे जहां पे हमको चाहे परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, आप वहां पे इस फंडे को दोबारा यूज आराम से कर सकते हो। बस देखना क्या चीज कंपेयर करवाने के लिए कह रहा है और किससे कंपेयर करना है। जो चीज आप कंपेयर कर रहे हो न्यूमरेटर में जाएगी, जिससे कंपेयर कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा सवाल है, 30 सेकंड का टाइम देता हूं। पोल आपके सामने लॉन्च हो चुका है। Sachin makes $5 million a week from his job. He earns a raise and now makes $6 million a week. What's the percentage increase? और 45 सेकंड दे चुका हूं, एंडिंग द पोल। 26 लोगों ने वोट किया है, स्क्रीन पे रिजल्ट्स आपको दिख रहे होंगे। 18 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया, 7 ने ऑप्शन ए मार्क किया है और 1 ने ऑप्शन सी मार्क किया। तो मैं बताता हूं कि ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया उनकी गलती क्या थी और ऑप्शन बी पहले आंसर क्या है इसका, क्या मैंने सॉल्यूशन रखा है वैसे तो, बट देखो यहाँ पे 5 मिलियन से 6 मिलियन हुआ। तो अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज देख रहा हूं तो 5 से 6 हुआ, कितना का इंक्रीज है, 1 मिलियन का इंक्रीज है। 5 से 6 को देख रहा हूं तो कितने का इंक्रीज है, 1 मिलियन का इंक्रीज है। तो यहां पे अगर मेरे को परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाएगा तो आपको ऊपर क्या लिखना होता है, व्हाट वी कंपेयर।
डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? टू whom और which value we compare. into 100. किसको कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? तो इस बार आप क्या कंपेयर कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो कि उसका सैलरी में बढ़ोतरी कितना हुआ है। तो 5 मिलियन से 6 मिलियन पे गया, मतलब 1 मिलियन का इंक्रीमेंट है। अच्छा, किससे कंपेयर कर रहे हो? तो पहले 5 मिलियन था उसका, तो 1/5 इंटू 100, डिनोमिनेटर में 5 आएगा, तो 1/5 इंटू 100 करोगे तो 20% आएगा। अब इसका मैंने पहला ऑप्शन 16.66 रखा था। क्यों रखा था? बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिलियन से 5 मिलियन से 6 मिलियन हुआ है, तो लोग यहाँ पे जब 1 मिलियन का इंक्रीज देखेंगे ना, जो लोग डिनोमिनेटर में 6 लगाएंगे, जो लोग डिनोमिनेटर में 6 लगाएंगे, तो 1/6 इंटू 100 होता है 16.66%। अब ये आपने जो वैल्यू लगाया गलत लगाया। क्यों गलत लगाया? क्योंकि जब आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हो तो वैल्यू कहां से बढ़ी है ये देखना है ना। तो बढ़ी है 5 मिलियन से 6 मिलियन हुआ है, तो इससे डिनोमिनेटर में 5 आना चाहिए था। कहां से बढ़ा है, कहां से इंक्रीज किया, किससे कंपेयर कर रहे हो? 5 मिलियन से कंपेयर कर रहे हो, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने 16.66 कैलकुलेट किया उनकी ये गलती थी। नेक्स्ट, तो ये तो लॉजिक मतलब कि आसान टॉपिक था परसेंटेज चेंज का। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि जनरली आप हर एक स्टूडेंट क्या कहता है, एक के बाद एक क्लास चल रहा है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सक्सेसिव क्लासेस फ्रॉम 3 PM to 6 PM। जिससे मान लो अभी आप लोगों का मैं NTSC का क्लास ले रहा हूँ, 4:15 तक चलेगा, फिर मैं आप ही लोगों का 4:30 बजे ट्रिगोनोमेट्री का क्लास लूंगा, है ना, और फिर आपकी क्लास लूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन नहीं किया है। तो वहां पे बोलेंगे कि आई एम हैविंग सक्सेसिव क्लासेस। मेरे केस में सुबह मैंने एक क्लास लिया 12th, फिर एक क्लास लिया 11th, अभी 10th NTSC, फिर 10th मैथ, तो मैं बोलूंगा आई एम हैविंग सक्सेसिव क्लासेस फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक होता है। नाउ अब क्वेश्चन को पढ़ो ताकि ये चीज और अच्छे से समझ में आए। अ कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। A car is moving at a constant speed. At first, it increases its speed by 25%, and then it increases its speed by 20%. आप गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, आपके अंदर माइकल शूमाकर का भूत आ गया। तो पहले तो आप एक नॉर्मल स्पीड से चला रहे थे, कांस्टेंट स्पीड से चला रहे थे, फिर पहले आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को 25% से बढ़ाया, थोड़ा चलाए, बहुत अच्छा लगा, हवा और अच्छी लग रही थी, और जोश आ गया, फिर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को और 20% से बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये मेथड 1 जो है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। ये होता है जो जनरली लोग इनिशियल स्पीड को x मानेगा, इनिशियल स्पीड को x मानेगा, तो जब 25% स्पीड बढ़ जाएगा तो मतलब 25% बढ़ने का मतलब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो x में कितना बढ़ गया, 25% ऑफ x बढ़ गया, तो ये बन गया 1.25 टाइम्स ऑफ x। मतलब जितनी भी स्पीड पहले थी अब वो उसका 1.25 टाइम्स पे चल रहा है। लेकिन जब आप दूसरा इंक्रीज कर रहे होगे, जब आपने अपनी गाड़ी को आप सेकेंड टाइम जब स्पीड बढ़ाई है, तो क्या वो x पे बढ़ रही है? नहीं, अब आपकी गाड़ी किस स्पीड पे चल रही थी, 1.25x पे चल रही थी, तो अब जो आपका इंक्रीज होगा वो उस पे इंक्रीज होने वाला है। तो अब आप 20% जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 1.25x पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 1.25x प्लस 20% ऑफ 1.25x कैलकुलेट करोगे तो 0.25 आता है, तो 1.25 प्लस 0.25 बन गया कितना, 1.5x, 1.5x। तो फाइनली हमारा इनिशियल स्पीड कितना था, x, हमारा फाइनल स्पीड कितना बना, 1.5x, तो x से 1.5x पे आए तो कितना परसेंटेज इंक्रीज बनेगा, 50% का। ये होता है जो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वेरिएबल मान के। लेकिन अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या होता, ये मेथड कहां अप्लाई करोगे, जिस क्वेश्चन में सिर्फ सारा डेटा या परसेंटेज या रेशियो में दिया हुआ है, जिस भी क्वेश्चन में सारा का सारा डेटा सिर्फ परसेंटेज
और रेशियो में दिया हुआ है, उस केस में आप किसी एक वैल्यू को 100 मान लेना, किसी एक वैल्यू को 100 मान लेना और बाकी सारी स्पीड्स या बाकी सारी वैल्यू को उस 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड मेथड यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, यूज only when all the data are given in percentage and ratio। हाँ शुभम। सर पिछले वाले मेथड में सर उसको सर फाइनल माइनस इनिशियल किए थे। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ओह यस सर। तो मैंने लिखा है सबसे पहले, यूज ओनली व्हेन ऑल द डेटा आर गिवन इन परसेंटेज और एंड रेशियो, डोंट यूज इफ सम एब्सोल्यूट वैल्यू इज गिवन। मतलब मान लो कि कहीं भी बोला कि स्पीड पहले से 10 बढ़ गया, पहले से 10 बढ़ गया, तो अब आप वहां पे 100 लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्योंकि हो सकता है किसी ने 50 लिए अज्यूम किया हो सकता है किसी ने 90 अज्यूम किया हो, तो जिसने 100 अज्यूम किया वो अगर उसमें 10 बढ़ाएगा तो 110 बनेगा, जिसने 50 से अज्यूम किया हुआ है उसमें वो 10 बढ़ाएगा तो 60 हो जाएगा। राइट, तो ये जो अप्रोच बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करोगे जब क्वेश्चन में सारे इंफॉर्मेशन, सारे न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन क्या हो, सारे न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन सिर्फ परसेंटेज या रेशियो में दिए हुए हैं, तो आप उसमें से किसी एक को 100 मान लीजिएगा और बाकी सारी वैल्यूज को उसके हेल्प से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इस केस में मान लेते कि इनिशियल स्पीड जो गाड़ी की थी वो थी 100 किलोमीटर प्रति आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार भाग रही थी। तो पहली बार जब आपने 25% का इंक्रीज किया, 25% 100 का कितना होता है, 25 होता है। तो जब 25% का इंक्रीज किया तो 100 पे 25 बढ़ गया तो कितना बन गया, अब वो स्पीड हो गई 125 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी गाड़ी अब 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब आप क्या करोगे, आप उस पे 20% बढ़ाओगे। जब आप उस पे 20% बढ़ाओगे तो 125 का 20% कैलकुलेट करो, वो निकल कर आता है 25, ये निकल कर आएगा 25। तो 125 प्लस 25 कितना हो गया, 150। तो अब आपकी गाड़ी की स्पीड पे चल रही है 150 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियली चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर पे, अब चल रही है 150 किलोमीटर पर आवर पे। तो कितना का इंक्रीज हुआ, फाइनल इंक्रीज इज 50 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि हम परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे थे तो फाइनल इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, 100 कैंसिल, मिला बचेगा 50, वही अपना 50% हो गया। अब आपके मन में सवाल एक आएगा कि सर हमको हमेशा 100 अज्यूम करना है क्या, सो द आंसर इज नो, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने अगर स्पीड को अज्यूम किया होता लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर किसी ने अज्यूम किया, तो आफ्टर फर्स्ट चेंज और आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज, पहली इंक्रीज कितने की थी, पहली इंक्रीज थी कितने की थी, 25% की थी, तो 50 प्लस 25% ऑफ 50, तो 25% ऑफ 50 मतलब 1/4 होता है, 1/4 4 से डिवाइड करो तो 12.5 आएगा, तो ये बन गया 62.5। अब जब आफ्टर सेकेंड इंक्रीज देखेंगे, दूसरी इंक्रीज कितने की हो रही है, दूसरी इंक्रीज हो रही है 20% की। अब 20% निकालने का सिंपल तरीका क्या बताया, 10% निकालिए, पहले 10% निकालिए तो 62.5 का 10% कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, और फिर उसको डबल कर दीजिए, या फिर आप इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते थे। सो यहां पे हो जाएगा ये डबल किया तो 12.5, तो 62.5 में 12.5 ऐड किया तो ये बन जाएगा 75। तो यहां पे अगर देखें हम तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है, आवर इनिशियल वैल्यू इज 50, फाइनल वैल्यू इज 75। तो अब अगर हम यहां पे परसेंटेज इंक्रीज की बात करें,
परसेंटेज इंक्रीज क्या होता, 75 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100। तो 75 माइनस 50 कितना हुआ, 25, 25 अपॉन 50 इंटू 100, 25 अपॉन 50 करोगे तो कितना हुआ 2, 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 50। तो फाइनली 50% यहां से भी आंसर आया है। जल्दी जल्दी इसीलिए किया हूं ताकि टाइम बचे थोड़ा, और आपको दिख जाए कि सेम तरीके से सॉल्व किया गया। यहाँ पे भी मेरा फाइनल आंसर 50% आया है, यहाँ पे भी मेरा फाइनल आंसर 50% आया है। लेकिन यहाँ पे आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि मेरा बेस वैल्यू 100 रहता है, तो उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब 100 पे अगर 20 रुपया बढ़ गया मतलब 20% का इंक्रीज है, 100 में 30 रुपया घट गया मतलब 30% का डिक्रीज है। ये फायदा होता है 100 का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर टिल नाउ? शुभम कह रहा है सेकंड मेथड आईआईटी का। ऐसा नहीं है बेटा, आप आईआईटी के क्वेश्चन में इस तरीके के परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते हो। हाँ बोलो शुभम। बोलिए, कोई डाउट? अनम्यूट कीजिए। चलो तो बढ़ते हैं आगे। एक सवाल अब आपके लिए, पोल लॉन्च कर रहा हूं, 45 सेकंड का टाइम देता हूं। शुभम आपने हैंड रेज किया था, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है आपको। हैंड डाउन कर रहा हूं। सर हम ये क्वेश्चन देखे थे आईआईटी में। तुमने जब देखा होगा ना 1970, 80, 90 का होगा, जब वो जिस टाइम पे आईआईटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल के होते थे। ठीक है, वो जमाना गया। जिन लोगों ने 30 साल पहले आईआईटी क्लियर किया था ना, अभी Yes, sir. आपका जो नॉलेज लेवल है उनसे आगे है, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल का पेपर दिया था और जिस तरीके की कंपटीशन होती थी उसमें और अभी में जमीन आसमान का अंतर है। पहले एक फॉर्म के लिए 5 लोग होते थे एक सीट के लिए, अभी एक सीट के लिए 10-10 हजार 20-20 हजार लोग हो गए हैं। ठीक है सर सर आप बनाते। गाइस मैं टाइम बढ़ा रहा हूं लेकिन जल्दी सॉल्व करो यार। लुक एट द क्वेश्चन। ग्यारह लोगों ने वोट 1 मिनट के पहले कर दिया था, उसके बाद वोट बढ़ा नहीं है, अब बढ़ना शुरू हुआ है। 1.5 मिनट टाइम दे चुका हूं, आई थिंक ये सफिशिएंट है। चलो एंडिंग रिजल्ट शेयर करता हूं। 23 लोगों ने वोट किया है, बहुत मिक्स रिस्पॉन्स है। 9 लोगों ने ऑप्शन सी, 8 ने ऑप्शन बी, 3 ने ऑप्शन ए और 3 ने ऑप्शन डी मार्क किया है। तो मेजोरिटी यहाँ पे ऑप्शन बी और सी पे लगी हुई है। देखते हैं क्वेश्चन के मुताबिक 2008 में पॉपुलेशन कितना था, 10,000 था। फिर क्या हुआ, 2009 में कितना इंक्रीज किया, 25%। तो गाइज इसका 25% निकालना तो आसान है ना। 100 का 25% अगर 25 रुपया होता है तो 10,000 का 25% 2,500 रुपया हो जाएगा। तो एक्चुअल इंक्रीज यहाँ पे कितना होगा, एक्चुअल इंक्रीज यहाँ पे हुआ 2,500 रुपए का, 2,500 पॉपुलेशन का। तो 10,000 प्लस 2,500 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12,500। ये हो जाएगा 12,500। फिर नेक्स्ट 12,500 पे हम लोग अब क्या दे रहा है, एंड इन 2010 इट डिक्रीज बाय 8%। तो अब 8% का जो डिक्रीज है वो 10,000 पे थोड़ी लगने वाला है, अब वो किस पे लगेगा, वो लगेगा 12,500 पे। तो अब इसमें 8% वैल्यू घटाइए। अब 8% वैल्यू घटाने के लिए आपके पास क्या तरीका है, 1% पे चले जाओ। क्या कर रहा हूं, -8%। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, जल्दी से 1% देखो, 1% कितना हुआ इसका, 125। तो 8% कितना होगा, 8% होगा 8 × 125, क्योंकि 1000 निकल कर आ रहा है।
तो -1000, तो 12,500 में से 1000 माइनस किया तो बचा कितना, 11,500, बचा 11,500। तो 10,000 की चीज 11,500 की हो गई, 10,000 पॉपुलेशन 11,500 हो गए, तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल चेंज आया है 1500 का। अब 10,000 पे 1500 कितना होगा, 15% ही तो होने वाला है। बेस वैल्यू तो बड़ा आसान है, 10,000 का 10,000 पे 1500 कितना परसेंटेज होगा, दैट विल बी योर ओनली 15%। ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके का परसेंटेज कैलकुलेशन अगर आपको करना है प्रैक्टिस करो। पिंकी फोकस, आपका इंटरनेट का इशू होने के कारण ये दिक्कत होती है। 10,000 पॉपुलेशन था 2008 में, क्वेश्चन के मुताबिक पहले 25% से इंक्रीज किया, तो 10,000 पे 25% इंक्रीज किया तो बन गया 12,500। अब 12,500 2009 में पॉपुलेशन था, 2009 में फिर 2010 में 8% का डिक्रीज हुआ है, तो 2009 से 2010 में जब जाओगे तो अब 12,500 पे पहले 8% डिक्रीज करो, उसका 8% कैलकुलेट किया है तो आया है 1,000। तो 12,500 पे 1,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11,500। तो फाइनली 2010 में आपका पॉपुलेशन रहा 11,500 का, 2008 में था 10,000, अब 11,500 का है, तो कितना का नेट चेंज हुआ, नेट चेंज इज ऑफ 1500। क्वेश्चन में हमको परसेंटेज चेंज पूछना था, तो 10,000 से 10,000 का 1500 जो है वो 10,000 का कितना परसेंटेज है, दैट इज 15%, इसीलिए ऑप्शन बी मार्क किया गया है। ठीक है, फाइनल कॉन्सेप्ट परसेंटेज पॉइंट्स। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन देखा था पिछले 2-3 सालों में, आई थिंक एक क्वेश्चन देखा है मैंने एनटीएससी में। परसेंटेज पॉइंट्स हम जनरली रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, बट होता क्या है, ये परसेंटेज पॉइंट्स इज डिफाइंड, गाइस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद क्वेश्चंस ही है। अगर आप देखोगे तो यहां से शुरू होकर फिर हम अच्छे खासे क्वेश्चंस रखे हुए मैंने, ये देखो यहां से स्लाइड शुरू हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन ऐसे चल रहे हैं, राइट। तो लास्ट है, देन वी विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सारे में ट्रिक्स यूज करने की कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू परसेंटेज पॉइंट्स, percentage points is defined as the arithmetic difference of two percentage figures। जनरली आपको बोला जाता है कि बेटा परसेंटेज को माइनस ना करो, 40% है 30% है, 40 माइनस 30 ना करो वहां पे, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं। लेकिन परसेंटेज पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू परसेंटेज फिगर। इसको एक एग्जांपल से, सादा एग्जांपल से आराम से समझ सकते हो। मान लो कि आपने एक टेस्ट में 40% स्कोर किया था हाफ ईयरली एग्जाम में, और फाइनल एग्जाम में आपने 65% स्कोर किया। पहले था 40%, अब है 65%। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि आपने सेकेंड एग्जाम में कितना ज्यादा स्कोर किया है, तो 25 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा स्कोर किया है। 25 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा स्कोर करने से कोई भी ये समझेगा कि पहले अगर 40 किया था तो अभी 40 प्लस 25 65% स्कोर किया है स्टूडेंट ने। ठीक है, so what is percentage points? Percentage points is the direct difference of two percentage figure। बोलने के टाइम पे भी हम percentage point बोलेंगे। ठीक है, स्पेशली ये जो क्या कहते हैं, जहां पे ज्यादा परसेंटेज बहुत यूज होता है, जैसे शेयर मार्केट वगैरह, वहां पे चीजें जो होती है ना परसेंटेज में बहुत ज्यादा डील करती है कि शेयर कल के दिन में 3% हाई था, आज के दिन में 2% लो हो गया, तो नेट चेंजेस ऑफ 1 परसेंटेज पॉइंट्स 2 दिन के पहले से, इस तरीके से बात होती है। ठीक है, तो परसेंटेज पॉइंट क्या होता है, सिंपल दो चीजों, 2 परसेंटेज वैल्यूज का डिफरेंस होता है। मान लो कि आज आपने आपको जितना भी काम दिया गया था, आपने उस काम का 30% किया है, कल आपने उसी काम का 40% किया है। पहले था 30% किया था, अब आपने 40% किया था। तो आपका डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपकी डेटा को रिप्रेजेंट करते वक्त बोला जा सकता है दैट टुडे यू हैव डन 10% मोर देन व्हाट यू डिड यस्टरडे। आज आपने 10 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा काम किया है पिछले दिन के मुकाबले। तो पिछला दिन आपने जितना भी किया था, जितना परसेंटेज भी काम किया था, उसमें सीधा 10% ऐड होगा। पिछले दिन में अगर 30% किया था तो 30 प्लस 10 40% आज का आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था परसेंटेज पॉइंट।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं थोड़े क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। पोल लॉन्च कर रहा हूं, 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन मार्क कीजिए। पैंतालीस सेकंड होने वाला है। एंड द पोल। 17 लोगों ने वोट किया है, रिजल्ट शेयर करता हूं। 17 लोगों ने वोट किया है, जिसमें 10 लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन बी, 5 लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन डी। देखो यार, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको अपना कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा। यहां पे एक जनरल टेंडेंसी क्या होती है, यहां पे एक जनरल टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स के पॉइंट से कि अभी अभी सर ने ये बताया है, हो सकता है उसी के ऊपर का क्वेश्चन हो, राइट। पर टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया तो अब मेरा टारगेट क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया जाए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू कितना दिया है, 30% ऑफ ए दिया है, और अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी परसेंटेज ऑफ ए पूछ रहा है। बी अल्टीमेटली एक नंबर है, बी अल्टीमेटली एक नंबर है। ऑप्शंस को देखो, फिर जब नहीं समझ में आता है कहीं पे तो ऑप्शंस को देखो करो। ऑप्शन में सारे आंसर्स किसके रेस्पेक्ट में है, सारे आंसर्स ए के रेस्पेक्ट में है। तो इससे आपको पहला हिंट क्या मिलेगा कि मुझे बी जो दिख रहा है यहाँ पे, इस बी को हटाना है, क्योंकि मेरे आंसर में कहीं पे भी बी नहीं है। अब बी को कैसे हटाओगे, इसी के हेल्प से ना हटाओगे। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 30% ऑफ ए। तो 30% ऑफ ए, ये बी का वैल्यू हमने लिख दिया। अच्छा, बाहर भी परसेंटेज लगा हुआ है, बाहर भी परसेंटेज लगा हुआ है, मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हो 1/100। बाहर जो परसेंटेज लगा हुआ है बी के बाहर, उसका मतलब 1/100 इंटू 30 हो गया, राइट। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन, और ये 30 यहां पे आ गया और ये परसेंटेज यहां पे आ गया, राइट। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं अंदर, तो ये देखो 3/10 है ना, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/10 इंटू ए, और यहां पे भी एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर से क्या बन गया 3/10। तो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली कितना हुआ 9/100 इंटू ए। अच्छा, 9/100 इंटू ए जो लिखा हुआ है उसको क्या बोला जा सकता है, ऑप्शन के हिसाब से 9% ऑफ ए बोला जा सकता है कि नहीं, बिकॉज परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100 ही होता है। तो 9% ऑफ ए हमारा आंसर हो गया। क्या था थॉट प्रोसेस कि ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में कहीं पे भी, ऑप्शन में, अच्छा देखो यहाँ पे 2 लोग सेशन लीव करके जा चुके हैं। अब आप सबके लिए एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ सुनने आए हो, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स वगैरह सुनने आए हो, और अगर आप क्लास के दौरान जब क्वेश्चंस आपकी करने की बारी है और अगर आप लीव कर रहे हो, तो बेटा तुम एमटीएससी नहीं कर सकते। लिख के ले लो मेरे से, पेपर पे साइन करके दे देता हूँ कि जब क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम आएगा और उस टाइम पे तुम भाग रहे हो, तो तुम एनटीएससी छोड़ो, तुम कोई कंपेटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं उखाड़ सकते। बिकॉज अगर मैं पिछले क्लास से ट्रिक्स बता रहा हूँ, पिछले 1.5 घंटे लिए पिछले क्लास में, इस क्लास में भी लगभग 40 मिनट 45, 2:45 से शुरू किया, 3:45 हो रहा है, 1 घंटा यहाँ पे लिया। तो अगर मैंने 2.5 घंटे लगाकर आपको ट्रिक सिखाए हैं, और अब अगर उसके ऊपर 5 क्वेश्चन रख रहा हूँ अगले 15-20 मिनट के लिए, और उधर अगर आप भाग रहे हो, तो बेटा यू डोंट डिजर्व। उस तब आपके लिए सजेशन होगा कि आप ज्वाइन मत करो, क्योंकि आपसे एनटीएससी होगा नहीं, फिर ज्वाइन मत करना। तो ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलो इस क्वेश्चन को सबको ही ट्राई करेंगे बिना पेन और पेपर के। हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, ट्राई करो बिना पेन और पेपर के। पैंतालीस सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बिना पेन और पेपर 45 सेकंड काफी टाइम होता है। जब लिखते हो तो आपको सोचना होता है क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे।
10 सेकेंड बचे हैं स्टूडेंट्स, 5 सेकेंड्स। और ये पोल एंड किया मैंने, रिजल्ट शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। 15 लोगों ने वोट किया था, देखिए 15 में से 7 लोगों ने ऑप्शन ए को मार्क किया है, 5 लोगों ने ऑप्शन सी को मार्क किया, तो ए या सी में मेजोरिटी चल रही है अपनी, राइट। आ जाओ सॉल्यूशन पे, खुद से लिखा हुआ एक सॉल्यूशन मैंने पेज पे, फिर यहाँ डाला हुआ है, हैंडराइटिंग से पहचान ही गए होगे। तो देखो यार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला है अ फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, एक फल बेचने वाले के पास कुछ ऑरेंजेस थे, राइट। ही सेल्स 70% ऑरेंजेस, उसने 70% ऑरेंज बेच दिया, एंड स्टिल हैज 420 ऑरेंजेस। 70% ऑरेंजेस बेचने के बाद भी उसके पास 420 ऑरेंजेस बचे हुए हैं। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिनली कितने ऑरेंज लेकर आया था अपनी टोकरी में, है ना। तो बेसिकली आपको क्या देखना चाहिए कि अगर किसी ने 70% सामान बेच दिया, किसी ने 70% सामान बेच दिया, तो अब उसके पास कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा 30%। क्वेश्चन के मुताबिक जब उसने 70% ऑरेंजेस बेच दिया था, तब उसके बाद उसके पास बचे थे 420। इसका मतलब है कि जितना भी लाया था उसका जो 30% है वो किसके बराबर होगा, रिमेनिंग इज इक्वल टू 420 ऑरेंजेस, रिमेनिंग इज इक्वल टू 420 ऑरेंजेस। तो गाइस अगर 30% किसी चीज का 420 होगा, 30% टोटल ऑरेंजेस का अगर 420 होगा, तो हमको निकालना है पूरा कितना था, पूरा कितना था मतलब 100% निकालना है। यहां पे भी हम अगर पेन और पेपर नहीं चलाना चाहते तो हमको अपने माइंड में कौन सा कैलकुलेशन रखना होगा कि 30% की वैल्यू अगर 420 है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको 30 से 10 कैसे मिला, आपको 30 से ये 10 कैसे मिला, तो वो मिला जब आपने 3 से डिवाइड किया। तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 420 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 140। इसका मतलब वो जितना भी टोकरी में लाया था उसका 10% कितना है, 10% है 140। और अगर किसी चीज का 10% 140 है तो 100% कितना होगा, 1400 हो जाएगा, राइट। बिकॉज 10 से 100 कैसे पहुंचे हम लोग, 10 से 100 पहुंचे हैं इंटू 10 करके, जैसे हमने परसेंटेज कैलकुलेशन जो हमने लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है स्टूडेंट, तो यहां पे भी इंटू 10 कर दिया गया। आया बात समझ में। क्या ये क्वेश्चन अब बिना पेन और पेपर के हो जाएगा अगर अगली बार आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर। चलो अब इसको कोशिश करो बिना पेन और पेपर के सॉल्व करने का। मैं आपको टाइम देता हूं फिर से 45 सेकेंड। पोल लॉन्च कर दिया मैंने, बिना पेन और पेपर के, ठीक है। नहीं होता ठीक है, बिना पेन और पेपर का टारगेट होना चाहिए। पहले 10 दिन दिक्कत होगी लेकिन 11वें दिन से फिर सीखना शुरू कर जाओगे। चलो 15 सेकंड और ऐड कर रहा हूं मैं, 15 सेकंड और ऐड करो, 1 मिनट पे पोल एंड करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जय माता दी होगा। ऑप्शंस को देखो थोड़ा सा, ऑप्शंस में नन ऑफ दीज नहीं है, क्या उसका हेल्प ले सकते हैं किसी तरीके से। चलो 1 मिनट हो गया, पोल को एंड कर रहा हूं। 21 लोगों ने वोट किया, रिजल्ट शेयर करता हूं। रिजल्ट देखिए, 21 में से 10 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 8 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 3 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले, एक एजेंट है जो कि जितना भी उस दिन एक एजेंट है जो कपड़ा बेचता है, और जितना दाम का भी कपड़ा बेचेगा, जितना टोटल कपड़ा बेचेगा वो, उसके ऊपर उसको 5% का मुनाफा है, 5% का मुनाफा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर वो उस दिन 100 रुपए का कपड़ा बेचता है तो उसको 5 रुपीज का कमीशन मिलेगा। तो अगर किसी दिन उसने 12.5 रुपए कमीशन कमाए हैं, तो आपको पूछा गया है कि उस दिन फिर उसने कितने का कपड़ा बेचा होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स। एक,
ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा, सारे ऑप्शन में से जो भी सही आंसर होगा उसका 5% कितना होना चाहिए? सारे ऑप्शन में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन में 5% कितना होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन का 5% कितना होगा? 12.5 होना चाहिए कि नहीं? यस। तो आप क्या कर सकते थे, आप अगर चाहते तो इसका 5% कैलकुलेट करते। 12.5 का 125 का 10% होता है 12.5, तो 5% तो 12.5/2 कितना हो जाएगा? 6.25। तो इसका 5% कैलकुलेट किया तो 6 रुपया 25 पैसा आया, नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन बी, 250 रुपए। 250 का 10% है 25 रुपया, और 10% अगर 25 रुपया है तो 5% हो जाएगा 25/2, 12.5 तो मिल गया ना 12.5 यहाँ पे। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका क्या होता? दूसरा तरीका होता ये कि परसेंटेज कमीशन कितना है? 5%। जितना भी बेच रहे हैं उसका 5%, और क्वेश्चन के मुताबिक एक्चुअल कमीशन मेरे को कितना मिला है? मुझे एक्चुअल कमीशन मिला है 12.5 का। तो मैं ये कह सकता हूं ना 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ टोटल सेल्स इज इक्वल टू 12.5 रुपीज। 5% ऑफ टोटल सेल्स इज इक्वल टू 12.5 रुपीज। तो अगर किसी चीज का 5% 12.5 होता है तो उसी का 10% कितना होगा? तो 5 से 10 कैसे आया? 5 से 10 कैसे आया गाइस? क्या लॉजिक? इंटू 2 डबल हो गया। तो यहां पे भी हमको क्या करना चाहिए था कैलकुलेट करने के लिए? बिना पेन और पेपर का मन में डबल कर लेना था। तो 10% सेल्स का बन गया 25 रुपया। 10% अगर सेल्स का 25 रुपया बन गया और हमको पूरा सेल्स निकालना है, पूरा सेल्स निकालने का मतलब 100% निकालना हुआ, तो वो कितना बन जाएगा उस हिसाब से? वो बन जाएगा 250 रुपये। हाँ शुभम बोलो। सर थोड़ा टाइम दीजिए सर, समझने में ही टाइम बीत जाता है। शुभम, क्या कहते हैं कि क्वेश्चन आफ्टर द क्लास आपको प्रैक्टिस करने का खूब सारा टाइम मिलेगा। एनटीएसी के क्लासेस का ड्यूरेशन कम रहता है, हफ्ते में एक क्लास इसकी होती है, एक क्लास लॉजिकल की होती है। तो आपको कहीं ना कहीं स्पीड बिल्डअप करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, यू आर टारगेटिंग टू सॉल्व 100 क्वेश्चन इन 120 मिनट। 120 क्वेश्चन 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चन ये नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तो मैंने अभी आसान क्वेश्चन रखे हुए, इसलिए मैं 45 सेकंड का टारगेट दे रहा हूँ। धीरे 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 आप उस मोड पे आ जाओगे। यस सर। अगला सवाल स्टूडेंट्स, फिर से ट्राई कीजिए बिना पेन और पेपर के। 45 सेकेंड्स अगेन, 45 सेकेंड अगेन। सोचो। फोर्टी 45 सेकेंड हो गए, मैं 1 मिनट पे एंड करूंगा, 1 मिनट पे एंड करूंगा। अनुभव ठीक है? चलो मैं एक बार और 15 सेकेंड ऐड कर रहा हूं, 1 मिनट 15 सेकेंड पे एंड करूंगा। और ये डन। 26 लोगों ने वोट किया, रिजल्ट देखो। 26 में से 12 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, और ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आधे से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं सही आंसर की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट को पास करने के लिए 33% नंबर लाना होता है, एंड ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। एक स्टूडेंट को 33% लाने से पास हो जाएगा। 33% किसका? टोटल मार्क्स का। और कह रहा है क्वेश्चन कि उसने 125 नंबर लाया है वो, लेकिन उसके बाद भी 40 नंबर से फेल कर गया। 125 नंबर लाने के बाद भी 40 नंबर से फेल किया। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? इस इंफॉर्मेशन से पासिंग मार्क पता चल जाएगा कि नहीं? बोलो यस और नो।
अगर मैं ही आप लोगों का टेस्ट लूं, या बोर्ड्स की बात कर लेते हैं, आपका बोर्ड्स में 40% होता है पास मार्क, तो 100 में 40 लाना होता है। अगर हम 35 नंबर लाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम 5 नंबर से फेल हो गए, 5 नंबर से फेल हो गए। तो वहां पे इंसान को अगर पता है कि 40 नंबर पास मार्क था, मतलब आप कितना लाए होंगे, 35 नंबर लाए होंगे, राइट। तो यही लॉजिक यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग, यही लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। देखो सॉल्यूशन, तो इक्वेट परसेंटेज वैल्यू विद द मार्क्स टू गेट द आंसर। परसेंटेज पास मार्क कितना है, 33% पास करने के लिए। ही गॉट 125 एंड नीड 40 मोर टू पास। 125 लाया है लेकिन और 40 चाहिए था पास करने के लिए। तो देयरफॉर पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा 125 प्लस 40 165। तो यहां से हमें क्या पता चल गया स्टूडेंट्स, यहां से हमें पता चल गया कि टोटल मार्क्स का 33% कितना होगा, 165 होगा। टोटल मार्क्स का 33% 165 होगा। तो अगर टोटल मार्क्स का 33% 165 है, तो और टोटल मार्क्स कितना होता है, 100% होता है। तो किसी चीज का 33% अगर 165 है, तो आपको उसका 100% निकालना है। और ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिए जाते हैं, हमेशा कैलकुलेशन के दौरान वहां पे डिवीजन वगैरह अगर आया, तो डिवीजन होता है आसानी से, आपको वो चीज पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि 33, आपको अब क्या देखना है, 165 33 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब आप यहाँ पे कॉमन वॉमन देखना शुरू करोगे, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा वो देखेगा कि अगर इसको कैंसिल होना है तो इसको हमको 5 पे एंड कराना पड़ेगा, और 5 पे एंड कराने के लिए, 5 पे एंड कराने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 ही से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 33 इंटू 5, 33 को मन में अगर 30 और 3 में ब्रेक कर लियो, तो 30 इंटू 5 हो गया 150, 3 इंटू 5 हो गया 15, तो 150 प्लस 15 बन गया 165। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल। कैंसिल होने से क्या पता चला, कैंसिल होने से ये पता चला कि टोटल मार्क्स का 1%, टोटल मार्क्स का 1% जो है वो 5 मार्क्स है। टोटल मार्क का 1% अगर 5 मार्क्स है, तो 100% कितना निकलेगा, 100% निकलेगा 500। किसी भी चीज का अगर 1% 5 है, तो 100% कितना होगा, 500 हो जाएगा। अंकित पूछ रहा है कि सर एनटीएससी वाला ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अंकित, अगर आपको याद होगा तो जिस दिन मैंने पहली एनटीएससी वाली क्लास ली थी, उसी दिन मैंने 2 बुक शेयर किया था, एक पियर्सन का और एक दिशा का। अगला क्वेश्चन गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन होगा सेशन का, सब कोई जुड़े रहिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट करूंगा लोगों से सॉल्व हो। ये 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कोशिश करो बिना पेन और पेपर के सॉल्व करने का। तो अच्छा खासा टाइम मिल गया लोगों को। एंडिंग द पोल, 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, रिजल्ट शेयर करता हूं। 16 में से देखो 9 लोगों ने क्या मार्क किया है, 9 लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़ना। अब यहां पे आप लोगों का लीनियर इक्वेशन, जो मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन पढ़ा के खत्म किया मई के महीने में, कितने लोगों ने लीनियर इक्वेशन को समझा है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्ले करता है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, लीनियर इक्वेशन में जो हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं ना, वो आगे बहुत जगह पे हेल्प करता है। हाँ जी शुभम, बताइए क्या हुआ। सर हम बनाए ही नहीं। अच्छा, तो हैंड रेस किया हो।
सो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में बोला है इन अ टेस्ट ए गॉट 15% ऑफ द मार्क्स एंड फेल्ड बाय 7 मार्क्स। ये कह रहा है कि ए ने एक टेस्ट में 15% नंबर लाने के बाद भी 7 नंबर से फेल कर गया। तो यहां से अपना दिमाग में क्या चलना चाहिए, इसका मतलब टोटल का जो टोटल मार्क्स का जो 15% है वो पास मार्क्स से 7 कम होगा। पास मार्क जितना भी है उससे 7 कम होने वाला है। सेकंड, बी गॉट 28% एंड गॉट 32 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। यहां से क्या पता चला कि बी ने 28% स्कोर किया था जब टोटल मार्क्स का, तो वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 32 ज्यादा था, राइट। अब हमको इसी चीज को अपने माइंड में अगर आप समझ पाए ना, तभी जाकर ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकता है। कैसे? अगर एक सिमिलर क्वेश्चन अगली बार आए और ये आपने फिगर आउट कर लिया, तो आपको देखना है कि पहले जब 15% लाया था, जब 15% लाया था तो पासिंग मार्क्स से डेविएशन कितना था? 7। पासिंग मार्क्स से 7 कम था। इस बार जब वो 28% लाया है दूसरा स्टूडेंट, तो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है। तो एक चीज पासिंग मार्क्स से कम थी 7, दूसरी चीज पासिंग मार्क्स से ज्यादा थी, कितनी? 32। टोटल गैप कितना दोनों नंबर के बीच में? टोटल गैप दोनों नंबर के बीच में कितना है? 32 + 7 39 का है। आया बात समझ में? एक स्टूडेंट है जो पासिंग मार्क्स से 7 कम लाया है, दूसरा पासिंग मार्क्स से 32 ज्यादा लाया है, तो दोनों के मार्क्स में गैप कितने का हो गया? 29 का गैप हुआ कि नहीं? 39 का, राइट। अच्छा, ये 29 का गैप क्यों आया? ये 29 का गैप इसीलिए आया बिकॉज एक ने 15% स्कोर किया था टोटल मार्क्स का, जबकि दूसरे ने 28% स्कोर किया है। तो गैप कितने का है? 13 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। 13 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है एक तरीके से, राइट। अच्छा, ये 13% किसका? टोटल का। तो क्या मैं यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन नहीं बना सकता अपने मन में फिर कि 13% अगर 29 नंबर हो रहे हैं, इफ 13% इज 39, 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 39/13। 39/13 कितना हो गया? 39/13 हो गया 3। अब किसी चीज का अगर 1% 3 मार्क्स होता है, किसी चीज का 1% अगर 3 मार्क्स हुआ, तो 100% कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमको टोटल मार्क्स पूछा था? नहीं, क्वेश्चन में इस बार हमसे पासिंग मार्क्स पूछा है। तो पासिंग मार्क्स निकालने का तरीका क्या था? या तो आप इधर देख लो, पहला वाला इक्वेशन में 1% तो 3 निकाल चुके हैं, तो 15% कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 15% 45 हो जाएगा। मतलब जब वो 45 नंबर लाया था तो भी पासिंग मार्क्स से 7 कम था। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? 45 + 7 52। या फिर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करना चाहते हो, सेकंड इक्वेशन में अगर टोटल 28% देखो, तो 1% की वैल्यू 3 है, तो 28% हो जाएगा 28 × 3 84। 84 नंबर जब वो लाया तो पासिंग मार्क्स से 32 ज्यादा था, तो 84 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो वहां पे भी 52 आएगा। और यही चीज आपको सेकंड स्लाइड में मिल जाएगी। नाउ आइदर फाइंड 15% and add 7 to get the passing marks, or find 28% and subtract 32 to get the passing marks. तो यहां से दोनों ही केस से आपको 52 मिलेगा। What was the final logic students? फाइनल लॉजिक था, अगर आप इधर ही देखो, अगर आप यहीं पे देखो सेकंड इक्वेशन में से, जैसे अपन नॉर्मल मैथ्स में करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते, तो 28% ऑफ टोटल माइनस 15% ऑफ टोटल बन जाता 13% ऑफ टोटल। यहां पे राइट हैंड साइड में आ जाइए, पासिंग मार्क्स कट जाता, क्योंकि है तो नंबर ही वो, कट जाता 32 माइनस ऑफ -7, क्योंकि सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हो, तो फर्स्ट इक्वेशन के हर चीज के आगे माइनस लग गया है, तो -7 था, उसके आगे एक और माइनस लगा दियो, तो वो बन गया +7। तो 32 + 7 कितना हो गया? वो बन गया 39। तो 13% की वैल्यू 39 है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 39/3। जैसे मैंने बोला
कि इस तरीके के वैल्यूज में कैलकुलेशन जनरली आसान होता है, यू नीड टू जस्ट गेट द आइडिया। यहाँ पे फिर अब 39 डिवाइडेड बाई 13 या फिर इधर ऐसा वैल्यू होता जो 13 से डिवाइड करता, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 3 आ गई, अब आपको पासिंग मार्क्स निकालना है जो कि आसानी से निकाल सकते हो, राइट। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है बट वो फिर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नहीं बचे, 5 ही क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ आई एम एंडिंग द सेशन, आई होप यू लाइक्ड इट। परसेंटेजेस टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझना है, जल्दी कैलकुलेट करना है तो परसेंटेजेस पे काम करना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, परसेंटेजेस का एक्सटेंशन है, ठीक है। चलो फिर टेक अ ब्रेक, 4:30 बजे मिलना है ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस के साथ, आर.एस. अग्रवाल वाले डाउट्स। चलो हाँ शुभम बोलो। सर ये क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से? आपको ये फाइल मिल जाएगी और बुक मैंने शेयर किया होता, सुनील सर एक बार ग्रुप पे वापस शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक। हाँ चलो, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं मैथ्स वालों के साथ।